नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। हम लोग पढ़ रहे थे भारत की जलवायु के बारे में और हम लोगों ने देखा था भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें से एक हमारा कारक है अक्षांश रेखा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अक्षांश रेखा को। ये जो हमारा अक्षांश रेखा है, आज हम उसी के आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। अक्षांश रेखा, ये जो हमारा अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा का जो मान होता है, अक्षांश रेखा का मान यानी अक्षांश रेखा की जो वैल्यू होती है वह तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का सेंस यह हुआ कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, ठीक है, अक्षांश रेखा का मान कम होता चला जाएगा। यानी कि ये देखिए, अगर हमारा अक्षांश रेखा का मान अधिक होगा, अगर हमारा अक्षांश रेखा का मान अधिक होगा तो वहां पर तापमान क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। और इसके विपरीत हम देखते हैं, अगर हमारा अक्षांश रेखा का मान कम है तो तापमान क्या होगा, हमारा अधिक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे हम इसको अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे हमारा ये रहा भारत, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा ये भारत है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, इधर हमारा जो दक्षिण में जो अक्षांश रेखा का मान है, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर हम इधर देखते हैं उत्तर की तरफ, ठीक है, तो इधर हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये हमारा तापमान रहा, सॉरी, ये हमारा अक्षांश रेखा रहा, ठीक है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट, इस अक्षांश रेखा को देखिए, ये अक्षांश रेखा का मान कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट है। और यहाँ पर अक्षांश रेखा का मान है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। तो दक्षिण में देखते हैं हमारा तापमान क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर जो तापमान है वह अधिक है। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ का तापमान, यहाँ पर जो तापमान होगा ये कम होगा। तो हमने देखा कि ये हमारा अक्षांश रेखा का मान अगर अधिक है तो तापमान क्या होगा, कम होगा। ये देखिए, अक्षांश रेखा का मान अधिक है, तापमान क्या होगा, कम होगा। हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, अक्षांश रेखा का मान बढ़ता जाता है और तापमान धीरे धीरे क्या होता है, तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी तरीके से हम जैसे ही दक्षिण में देखते हैं कि हमारा जो अक्षांश रेखा का मान कम है और अक्षांश रेखा का मान कम होता जाता है तो तापमान क्या होती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। और इसी में एक चीज और देखिएगा, जो हमारा तापमान है, क्या है हमारा जो तापमान है, इस तापमान का जो मान होता है यह वर्षा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वर्षा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। दक्षिण में देखते हैं हमारा तापमान अधिक होता है, अगर हमारा यहाँ पर तापमान अधिक है तो वर्षा भी अधिक होगी, ठीक है। वर्षा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और अगर हमारा तापमान कम है, अगर तापमान कम है तो वर्षा क्या होगी, वर्षा वहां पर कम होने लगेगी। चलिए इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारा जो है आगरा है और यहाँ पश्चिम बंगाल में आपका दार्जिलिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपका रहा आगरा और यहाँ पर आपका दार्जिलिंग, ठीक है। यह रहा आपका दार्जिलिंग। कभी कभी कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा आगरा है और दार्जिलिंग, आगरा और दार्जिलिंग, ये दोनों शहर है एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित है, लेकिन आगरा में ज्यादा गर्मी होती है, दार्जिलिंग में नहीं, ठीक है। दार्जिलिंग में भी होती है लेकिन आगरा की अपेक्षा काफी कम होती है, ऐसा क्यों? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आगे हम कल आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज हम और देखते हैं कि जो हमारा आगरा नगर है यह उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म नगर है। कभी कभी यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गर्म नगर कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक गर्म नगर है आपका आगरा शहर है। कौन सा? आगरा। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं जो कि दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। अभी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस का पेपर चल रहा है जो कई दिनों तक अभी चलेगा। उसमें एक क्षेत्रीय वर्षा के बारे में पूछा था, तो कुछ क्षेत्रीय वर्षा के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप लोग याद रखिएगा, कुछ जो हमारे क्षेत्रीय वर्षा हैं इनको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जबकि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जो हमारी क्षेत्रीय वर्षा है, क्षेत्रीय वर्षा होती क्या है? तो पहले सबसे पहले जानते हैं कि क्या होती है हमारी क्षेत्रीय वर्षा। यानी कि जो क्षेत्रीय वर्षा होती है हमारा अल्पकाल के लिए होती है। कैसे होती है?
अल्पकाल के लिए। परिभाषा नहीं पूछेगा लेकिन जानते रहेगा आप लोग कि अल्पकाल के लिए तेज गति से, अल्पकाल के लिए तेज गति से सीमित क्षेत्र में वर्षा, सीमित क्षेत्र में वर्षा, मतलब कि अल्पकाल में तेज गति से जो सीमित क्षेत्र में वर्षा होती है उसे हम लोग क्षेत्रीय वर्षा के नाम से जानते हैं। कुछ जो क्षेत्रीय वर्षाएं हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे हमारा एक क्षेत्रीय वर्षा है आपका काल वैसाखी। क्या है? काल वैसाखी। एक क्षेत्रीय वर्षा का नाम है हमारा काल वैसाखी। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि काल वैसाखी, ठीक है, जो वर्षा है, जो क्षेत्रीय वर्षा है, यह कहाँ पर होती है? तो काल वैसाखी आपका हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है हमारा नार्वेस्टर। क्या है? नार्वेस्टर। ये नार्वेस्टर क्या है हमारा? तो नार्वेस्टर हमारा हो जाएगा क्षेत्रीय वर्षा। और नार्वेस्टर कहाँ पर होती है? उड़ीसा में। कहाँ होती है? उड़ीसा। और अगला हमारा है आम्र वर्षा। क्या है? आम्र वर्षा। और ये कहाँ पर होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। आम्र वर्षा आपका केरल राज्य में होता है। अगला है आपका चेरी ब्लॉसम। क्या है? चेरी ब्लॉसम। और ये जो आपका चेरी ब्लॉसम है आपका तमिलनाडु राज्य में होता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। ये कुछ क्षेत्रीय वर्षाएं हैं जिनको आप याद रखेंगे। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय वर्षाएं हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। ये जो हमारा आम्र वर्षा है, नाम से ही क्लियर है कि आम के लिए, ठीक है, यह आम के लिए काफी लाभदायक होता है। और जो आपका चेरी ब्लॉसम है यह कॉफी के लिए काफी लाभदायक होता है। कौन सी फसल के लिए? तो कॉफी के लिए। ये हमारे कुछ क्षेत्रीय वर्षाएं हैं जो कि हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे ऋतुओं के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऋतु। भारत में जो ऋतुएं हैं या जो ऋतुओं का निर्धारण है वो 3 तरीके से है। पहला तो आपका है ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, और तीसरा है आपका शीत ऋतु। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। क्या देखेंगे हम लोग? ग्रीष्म ऋतु। चलिए हम लोग बारी बारी से सभी ऋतुओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु को, ठीक है, यानी कि गर्मी के मौसम को पढ़ेंगे हम लोग, ग्रीष्म ऋतु को। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हमारा जो तापमान होता है अधिक होता है, ठीक है। टेम्परेचर हमारा गर्मी में क्या होता है? हाई होता है। ये जो हमारा तापमान है, ये जो हमारा तापमान है, ठीक है, इसका संबंध दाब से भी होता है। ये जो हमारा तापमान है यह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, यानी कि 1 दाब, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो अधिक होगा, ताप अगर हमारा अधिक है तो प्रेशर हमारा दाब क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, ठीक है, लो प्रेशर। यानी कि ताप अधिक होगा तो दाब हमारा क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और अगर हमारा ताप कम है तो हमारा दाब क्या होगा? हाई हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अगर हमारा ताप अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा, और ताप अगर कम है तो प्रेशर क्या होगा? हाई हो जाएगा। और जो पवन है, जो पवन है ये हमेशा और हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलते हैं। जो हमारा पवन है या हवाएं हैं हमेशा हाई प्रेशर से। तो आइए ग्रीष्म ऋतु में हम लोग देखते हैं ताप और दाब को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है। तो हम ग्रीष्म ऋतु में देखते हैं कि हमारा जो जल है वो गर्म हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जो हमारा जल है वो क्या होता है? गर्म होने लगता है, क्योंकि तापमान अधिक होता है। और जैसे ही जल गर्म होगा तो वाष्पीकरण होगा, ठीक है, क्या होने लगेगा? वाष्पीकरण होने लगेगा। यानी कि पानी क्या है? वाष्प बन करके ऊपर उड़ने लगेगा। और जैसे ही ये ऊपर उड़ेगा तो क्या हो जाएगा? बादल बनने लगेगा। क्या होगा? बादल बनेगा। तो जब बादल बनने लगेंगे तो नमी की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो ये वर्षा के रूप में क्या होगा? पुनः पृथ्वी पर आने लगेंगे, यानी कि बरसात होने लगेगी ग्रीष्म ऋतु में।
तो हम देखते हैं ये वाला जो हमारा एरिया है, ये इधर क्या है, इधर हमारा समुद्र है, पानी है, ठीक है, ये है। और इधर से ही कुछ पवनें चलती हैं, इनको भी देख लेते हैं। और कुछ पवनें हमारे इधर से भी हैं, कुछ इस तरीके से। इधर से हमारी जो पवनें चलेंगी, ये हमारा दक्षिण होगा, ये हमारा उत्तर, ये पूर्व, और ये हमारा पश्चिम होगा। ये जो इधर से हमारी पवनें चलेंगी, जो हवाएं चलेंगी, ये हमारी कौन सी पवनें होंगे, देखते हैं इसको हम लोग। इधर से जो पवनें चलेंगी हमारी दक्षिण पश्चिमी होंगी, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें देख लेते हैं हम लोग। ये होगी हमारी दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, ठीक है। ये हमारी होंगी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। और ये हमारा हो जाएगा इधर दक्षिण पूर्वी मानसूनी पवनें, दक्षिण पूर्वी मानसूनी पवनें। ग्रीष्म ऋतु में भारत में जो वर्षा होती है, पूछा जाता है किस पवनों के द्वारा होता है, कौन से पवन के द्वारा, कौन से हवाओं के द्वारा। तो जो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है हमारा, यही है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के द्वारा भारत में वर्षा होती है। इधर क्या होगा, हमारा तापमान अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि इधर हमारा जल है, क्या है हमारा, इधर पानी है, समुद्र है। तो इधर का तापमान क्या होगा, जहाँ पानी होगा यहाँ पर तापमान कम होगा। और जैसे ही तापमान कम होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर तापमान कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी तापमान क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इधर भी हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर हमारा क्या होगा, चूंकि इधर स्थल है तो तापमान क्या होगा हमारा, इधर का तापमान अधिक होगा। स्थल है तो स्थल पर तापमान अधिक होगा। और जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा। और हमने आपको बताया है कि जो पवन होती है या पवनों की दिशा होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, ठीक है। तो देखिए इधर हमारा हाई प्रेशर है, इधर हमारा क्या है, लो प्रेशर। तो पवनों की दिशा क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। ऐसे ही हमने नहीं बना दिया, अगर हम बनाना चाहते तो पवनों की दिशा इधर भी कर देते, ठीक है। तो हमारा थ्योरी गलत हो जाता। जो पवन होंगे क्या होंगे, वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलने लगती है, जो कि नियम के विरुद्ध हो जाता है। तो इसी तरीके से पवनें होती हैं, इस तरीके से चलती हैं। और ये स्थल से, ये जल से स्थल की ओर चलती है और वर्षा होती है भारत में। तो भारत में जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसूनों द्वारा, और थोड़ी सी मात्रा में दक्षिण पूर्वी मानसूनों द्वारा वर्षा होती है। लेकिन अधिकांश वर्षा भारत में जो भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, वो दक्षिण पश्चिमी मानसूनों के द्वारा ही होती है। तो ये रहा हमारा ग्रीष्म ऋतु। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग वर्षा ऋतु। अब हम लोग वर्षा ऋतु के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो हमारा जल होता है, अगर हमारा जल गर्म होगा, जल गर्म होगा तो बादल बनेंगे, जाहिर सी बात है। जल गर्म होगा तो बादल बनेंगे। यहाँ हम बादल को देखेंगे दो तरीके से होंगे, एक तो हमारे काले बादल होंगे और एक हमारा सफेद बादल होगा, ठीक है। दो तरीके से बादल होंगे हमारा, एक होगा काला बादल और दूसरा होगा हमारा सफेद बादल। ये जो हमारा काला बादल होता है, ये जो हमारा काला बादल होगा, इसमें जो नमी होगी वह अधिक होगी, इसमें पानी की मात्रा अधिक होगी। और सफेद जो हमारा बादल होगा, इसमें नमी की मात्रा कम होगी। सफेद बादल में पानी कम होता है। और ये जो हमारा नमी होगा, ठीक है, तो अधिक होगा। तो अगर अधिक नमी होगा तो बादल क्या होंगे हमारे, भारी हो जाएंगे। ये बादल कैसे हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे। और जिन बादलों में नमी कम होगी वो हमारे बादल क्या हो जाएंगे, वो हल्के बादल होंगे, ठीक है। अगर बादल भारी होंगे तो हमारे क्या होंगे, ये नीचे होंगे। जो बादल भारी होंगे वो क्या होंगे, वो सतह से नीचे होंगे। और जो बादल हल्के होंगे वो सतह से क्या होंगे, काफी ऊपर होंगे। तो ये रहे हमारे बादल, ठीक है, काले बादल और सफेद बादल। चलिए इसको हम देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में वर्षा ऋतु के बारे में। भारत में वर्षा कैसे होती है, आपका वर्षा ऋतु में। भारत में वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है, ये अरब सागर से जो पवनें उठती हैं इन्हीं से वर्षा होती है। अरब सागर से जो पवनें उठती हैं हमारी, ठीक है, ये दक्षिण से उठती हैं, दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा जो हमारी वर्षा होती है, ये इधर चलती हैं और कुछ पर्वत हैं टकराती हैं इनसे और ये वर्षा करती हैं। जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में कुछ पर्वतें हैं, ठीक है,
इनके हम नाम, जैसे यहाँ पे गुजरात में भी कुछ पर्वत हैं, ये महाराष्ट्र में भी कुछ पर्वत हैं, ये हमारा गुजरात में कुछ पर्वत हैं, जैसे ये हमारे कुछ पर्वत हैं, ये हमारा हो गया एक गिर पर्वत हो गया, और दूसरा हमारा गिरनार हो गया, गिर हो गया, गिरनार हो गया, और पांड्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये पांड्य की पहाड़ियाँ हैं, इनके द्वारा, ठीक है, वर्षा बादलों को रोक लिया जाता है। और महाराष्ट्र में भी कुछ पर्वत है, ये देखिए आपके महाराष्ट्र में कुछ पर्वत है, जैसे आपके सतमाला की पहाड़ी हो गई, महाराष्ट्र में कुछ पर्वत हैं, उनके नाम भी याद रखिएगा। सतमाला हो गई, इसके अलावा अजंता हो गया, और हरिश्चंद्र हो गया, ये आपका हरिश्चंद्र, और एक बालाघाट भी हो गया, हरिश्चंद्र के अलावा आपका बालाघाट। इन पर्वतों से टकराती हैं और ये क्या होती हैं, यहीं पर वर्षा कर देती हैं। और इसके अलावा हमारा यहाँ पर है कुछ पर्वत हैं, जैसे ये आपका है नीलगिरी पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, ये आपका नीलगिरी पर्वत है। और ये आपका अन्नामलाई पर्वत है। कौन सा पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत। और ये रहा आपका कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ, ये कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इधर से जब ये टकराती हैं इसी में ये यहाँ पर, तो नीलगिरी है, अन्नामलाई है, और कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ये वर्षा कर देती हैं। ये सारा का सारा जल यहीं पर रोक देती है, और सारा का सारा वर्षा इधर ही आपका हो जाता है। और इसके अलावा ये वाला जो आपका क्षेत्र है, इस पहाड़ी के पीछे वाला क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि यहीं पर सारे के सारे बादल टकरा कर के वर्षा कर देते हैं। और ये वाला जो भाग है ये ऐसे ही बचा रहता है, और ये वाला भाग आपका सूखा रह जाता है ऐसे ही। ठीक है, ये क्या हो जाता है, सूखा रह जाता है। और इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि यहाँ से जो अरब सागर से जब ये पौने यहाँ पर बादल के रूप में चलती हैं, तो महाराष्ट्र में वर्षा करती हैं और गुजरात में वर्षा करती हैं। और महाराष्ट्र में ही ये जो कुछ पर्वत हैं, सतमाला पर्वत हो गया, अजंता हो गया, हरिश्चंद्र और बालाघाट, ये सब पर्वतों से इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत है कि सारे के सारे बादल यहीं पे टकरा करके वर्षा कर देते हैं। और महाराष्ट्र में ही एक भाग है यहाँ पर, ये आपका विदर्भ। कौन सा है ये विदर्भ है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, और यहाँ पर वर्षा हो ही नहीं पाती, और इसलिए इसको विदर्भ को हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये रहा आपका वृष्टि छाया प्रदेश, यानी जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, जिस प्रदेश को, जिस क्षेत्र को वर्षा नहीं मिल पाती है, उसे हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से वर्षा ऋतु में भारत में वर्षा होती है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले मानसून भारत में किस राज्य में आता है, तो आपका आंसर होगा केरल राज्य। कहाँ पर, केरल राज्य। भारत में सबसे पहले जो मानसून है केरल के मालाबार तट पर 1 जून को आता है। कब आता है, 1 जून को। जब 1 जून को आता है, ठीक है, तो ये जो केरल है ये आपका मालाबार तट है, यहाँ पर आता है, इससे टकराता है, वर्षा होती है। जब केरल में वर्षा हो जाती है तब ये बादल तमिलनाडु में बिना वर्षा किए कोरोमंडल तट से आगे निकल जाते हैं। ये देखिए, जब केरल में वर्षा हो जाती है तो ये वाला भाग आपका, ठीक है, ये आपका जो है कि तमिलनाडु में आपका कोरोमंडल तट, इससे आगे निकल जाती है। अतः वर्षा ऋतु में जो कोरोमंडल तट है ये सूखा रह जाता है। ये जो कोरोमंडल तट है वर्षा ऋतु में ही सूखा रह जाता है। और इस जो प्रदेश को है इसको हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ पर्वतीय वर्षा भी होती है, तो आइए उनको भी देख लेते हैं हम लोग, पर्वतीय वर्षा के बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग पर्वतीय वर्षा के बारे में। पर्वत हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं ना, यही हमारा पर्वत का आकार होता है। तो ये वाला जो हमारा भाग है, ये जो हमारा ढाल है, इसे पवन सम्मुख ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पवन सम्मुख ढाल। और ये वाला जो ढाल है आपका, ये वाला भाग, इसे हम लोग बोलते हैं पवन विमुख ढाल। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, पवन विमुख ढाल। ये वाला भाग हमारा पवन सम्मुख ढाल, और ये वाला भाग हमारा पवन विमुख ढाल। ठीक है, जो वर्षा होती है पर्वतों क्षेत्र में कुछ इस तरीके से होती है, जो बादल आते हैं इस तरीके से टकराते हैं यहाँ पर इस पर्वतों से, और यहीं पर वर्षा कर जाते हैं इस तरीके से। और जो नहीं टकरा पाते वो सीधे सीधे बाहर निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इस तरीके से वो चले जाते हैं।
और सारी की सारी वर्षा इसी भाग में हो जाती है, और जो बादल बचते हैं वो सीधे सीधे आगे निकल जाते हैं। और ये वाला जो भाग है आपका, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। और ये वाला जो भाग है आपका, ये भी आपका वृष्टि छाया प्रदेश में ही रह जाता है। ये भाग कौन सा होता है आपका, ये वाला भाग भी आपका वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है, ये भाग भी आपका वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। यानी कि पवन विमुख जो ढाल होंगी वो भी आपके वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। पवनों जो आपका ये पर्वत है, ये जो पर्वतीय वर्षा है, केवल पवन सम्मुख ढालों में ही पर्वतीय वर्षा होती है। और भारत की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा ही होती है, ठीक है। जो आपकी पर्वतीय वर्षा है, आपकी पर्वतीय वर्षा, ठीक है, ये आपकी भारत की अधिकांश वर्षा इसी के द्वारा होती है। भारत की अधिकांश वर्षा, भारत की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत होती है, जो भी हमने आगे देखा है। इसमें हमारा एक टॉपिक और बच जाता है, शीत ऋतु। चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग, शीत ऋतु को। चलिए हम लोग देखते हैं शीत ऋतु। जो हमारा शीत ऋतु है, इसे लौटता हुआ मानसून के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग इसे, लौटता हुआ मानसून। ये रहा हमारा लौटता हुआ मानसून। शीत ऋतु को हम लोग एक नाम से भी जानते हैं, उसका जो अन्य नाम है आपका लौटता हुआ मानसून। और इस मानसून से जो वर्षा होती है उसे उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, उत्तर पूर्वी मानसून। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा या लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होती है। और एक चीज ये भी जानिए कि जो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है वह सर्वाधिक कर्नाटक में होती है, ठीक है। लौटते हुए मानसून से, यानी कि लौटते हुए मानसून से कर्नाटक में वर्षा होती है। कहाँ पर, कर्नाटक में वर्षा होती है। और जिससे क्या होता है, चेन्नई में बाढ़ आ जाती है, जिससे चेन्नई में बाढ़ आ जाती है। शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून द्वारा कहाँ पर वर्षा होती है, तो शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून द्वारा आपका जो है कि कर्नाटक में वर्षा होती है। और इस शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून के द्वारा जो वर्षा होती है, इससे क्या होता है आपका, चेन्नई में भयंकर बाढ़ सी आ जाती है। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी दिखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा इसको फिगराइज भी कर लेते हैं हम लोग अपने हिसाब से, कुछ इस तरीके से। चलिए तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है, इतना ही। तो लौटते हुए मानसून से जो हमारी वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा होती है। यानी ये जो आपका बंगाल की खाड़ी है, ये वाला हिस्सा, ये वाला भाग जो रहा आपका, ये बंगाल की खाड़ी है। इधर से ही पवनें आपकी आती हैं, ठीक है, या उत्तर पूर्वी मानसून से कुछ इधर से भी आती हैं, वो हम आगे बताएंगे क्लास में इधर से कहाँ से आती हैं, ठीक है। इस तरीके से इधर से भी, और कुछ पवनें आपकी बंगाल की खाड़ी से भी आती हैं, ठीक है, इधर से ये। और यहाँ पर ये हमारा कुछ पर्वत है, हमने आपको अभी बताया। यहाँ पर ये अन्नामलाई पर्वत, कार्डमम पर्वत, ठीक है, ये आती हैं और इसी से टकरा जाती हैं, ठीक है, यहीं से टकराती हैं। और यह क्या होती है, यहीं पर तमिलनाडु में ही भयंकर वर्षा होती है। इस वाले क्षेत्र में काफी मात्रा में वर्षा हो जाती है, ठीक है। ये हमारा उत्तर रहा, ये हमारा सॉरी ये हमारा पूर्व रहा, और ये हमारा उत्तर रहा। तो ये बीच वाला भाग जो है आपका उत्तर पूर्व, यहीं से जो पवनें आती हैं इसी मानसून द्वारा हमारा वर्षा होती है, ठीक है। तो इधर का क्या होता है, इधर का जो हमारा तापमान होता है अधिक होता है। तापमान अधिक होगा तभी तो क्या होगा, प्रेशर हमारा क्या होगा, लो होगा। और जो इधर लो प्रेशर होगा, ठीक है। और इधर का जब तापमान है आपका, ये तापमान आपका कम होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेशर आपका हाई हो जाएगा। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर ये आपकी पवनें चलेंगी, और यहाँ पर क्या होगा, बारिश होगा। तो ये शीत ऋतु में आपने देखा कि
लौटते हुए मानसून द्वारा कर्नाटक में भयंकर वर्षा होती है और एक शहर है आपका चेन्नई, वहां पर काफी मात्रा में बाढ़ भी आ जाती है। तो इस सेशन में हम लोगों ने ऋतु के बारे में पढ़ा और ऋतु को हमने डिटेल में कवर किया है। आशा करते हैं आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा और ढेर सारी जानकारी आपको यहाँ से मिली होंगी। तो चलिए आज बस इतना ही करते हैं, आगे मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नए कुछ टॉपिक के साथ और कुछ नए एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।